दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन और उनके बलिदान के बारे में। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई भारत की एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने सन 1857 के भारत के पहले आज़ादी के संग्राम में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी स्वाधीनता के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बनी। ऐसी वीरांगना महिला की कहानी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो को, इनकी जीवन को जानने से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई वो मशहूर कविता खूब लड़ी मर्दानी, उस कविता के कुछ हिस्से को हम वाचन करते हैं उसका। तो क्या कहती है कविता? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने अब पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता जो है किस तरीके से महिमा मंडल करती है महारानी लक्ष्मीबाई का, ये भी कम पड़ता है उनकी वीरांगना को, जिस तरीके की वो वीर महिला थी और जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्वाधीनता के लिए और अपनी आज़ादी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत से लोहा लिया, वो काबिल तारीफ़ है उस ज़माने में। और उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा कि आप झांसी को छोड़ दीजिए और झांसी हमारे हवाले कर दीजिए वरना हम इस पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देंगे, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आई शैल नॉट सरेंडर माई झांसी। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा और वो युद्ध में कूद पड़ी। अपने दत्तक पुत्र, अपने गोद लिए हुए बेटे दामोदर दास को वो अपनी पीठ पे लाद कर 19 साल की एज में ये इस युद्ध में शहीद हो गई। लेकिन इनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये सब आप जानते हैं। इनकी बहुत सारी कहानियों को आप खुद जानते हैं, लेकिन आज हम डिटेल में इनके जीवन के बारे में बात करेंगे। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के ऊपर ही एक डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि 1828 में इनका जन्म हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि 1835 में हुआ। आप दोनों के बारे में रहता है, लेकिन 1835 ज़्यादा माना जाता है। 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ वाराणसी में। उस समय इसका नाम काशी था। बनारस, काशी, वाराणसी एक ही हैं, आप जानते हैं। और मराठी कन्हाड़े ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम, इनका ओरिजिनल नाम मतलब शादी से पहले मणिकर्णिका तांबे था। अब तो आप सभी जानते होंगे, मणिकर्णिका नाम से मूवी भी आई थी कंगना रनौत की, तो मणिकर्णिका इनका नाम था। और इनको घर वाले बचपन में प्यार से मन्नू मन्नू करके बुलाया करते थे। तो इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और इनकी माँ का नाम था भागीरथी सप्रे, भागीरथी बाई इनको कहा जाता था। और ये महाराष्ट्र से ही थे। वैसे ये जन्म इनका वाराणसी में हुआ था, लेकिन वैसे महाराष्ट्र से थे, तो यहाँ इनका जन्म होता है। उसके बाद लक्ष्मीबाई का जो कॉन्टैक्ट है, इनके पिता जो थे वो कमांडर रहे थे। ये जो पेशवा बाजीराव सेकंड है, इनके लिए इन्होंने काम किया था। पेशवा बाजीराव सेकंड वही पेशवा हैं जिन्होंने 1818 में अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती रिटायर करके पेंशन पे भेज दिया था बिठूर में, कानपुर के पास बिठूर में इनको भेज दिया था, पेंशन पे भेज दिया था। और क्योंकि तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में ये जो मराठे हैं ये हार गए थे उस समय, तो इनके साथ इनके संबंध है। तो बाजीराव सेकंड के जो दत्तक गोद लिए हुए पुत्र थे धोंदू पंत, जिनको नाना साहब कहा गया 1857 की क्रांति में, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। 1857 की क्रांति को मैंने सेपरेटली कंप्लीटली कवर करा रखा है, अगर आप जाके देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो उनका बेटा जो गोद लिया हुआ बेटा था जिसका नाम था नाना साहब, उनके साथ इनकी दोस्ती थी। ये बचपन में साथ खेले हुए थे। तात्या टोपे भी वहीं रहते थे, उनके साथ भी इनकी दोस्ती थी। और पेशवा बाजीराव सेकंड जो है वो इनको छबीली कह के बुलाया करते थे और उनकी छबीली ये कहा जाता था इनको। 4 साल की थी तब इनकी माँ की डेथ हो गई थी, तो फिर अपने पिता के साथ ही रही और इनके पिता जहाँ पे जॉब करते थे पेशवा बाजीराव सेकंड के यहाँ, वहीं इनका बचपन बीता। अब बचपन जिस तरीके का बीता, वहाँ पे इनको एजुकेशन किस तरीके की मिली? इनको लिखना और पढ़ना सिखाया गया और साथ ही साथ इनको तलवारबाजी और इन चीज़ों में बहुत शौक था। एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा दिलचस्पी थी इनको, चीज़ों को सीखना कि दरबार में किस तरीके का काम हो रहा है, लोगों से मिलना, अपने दरबार में जो जिस तरीके की चीज़ें हैं, हॉर्समैनशिप वगैरह चीज़ें हैं, इनको करना, ये सब चीज़ें मणिकर्णिका को बहुत ज़्यादा पसंद थी। और मणिकर्णिका बचपन से ही इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रखती थी। ऐसा नहीं है कि जब मजबूरी आई तभी उन्होंने तलवारबाजी सीखी।
तलवारबाजी बचपन से सीखती आ रही थी। तात्या टोपे और ये जो पेशवा थे इनके यहाँ पे रहा करते थे, तो यहाँ पे ही वो सीख रहे थे नाना साहब के साथ। तो इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो शुरुआत से ही एक पावरफुल महिला की थी। पावरफुल महिला का ही इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ था। पिता की लाडली बेटी थी, माँ इनकी चली गई थी बचपन में इनको छोड़ के, तो एक पावरफुल विमेन का कैरेक्टर इनके ये था। और सब चीज़ों में दिलचस्पी रखती थी, कोर्ट के कामों में भी दिलचस्पी रखती थी और इन चीज़ों में भी। लेकिन जल्दी ही अर्ली एज में ही शादी कर दी गई। जब 14 साल की थी तो उस समय गंगाधर राव जो नवाल करके राजा हुआ करते थे उनसे इनकी शादी हो गई 1842 में, छोटी सी उम्र में ही। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि मराठी जो कल्चर है उसमें किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो शादी के बाद उसका नया नामांकन होता है। तो नया नामांकन जब हुआ तो तब इनका नाम दिया गया लक्ष्मीबाई। जो गॉडेस लक्ष्मी हैं, हमारी जो देवी हैं लक्ष्मी जी, उनके ही नाम पे इनको लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। लक्ष्मीबाई हुआ इनका नाम। और उससे पहले इनका नाम क्या था? मणिकर्णिका। घर वाले इनको क्या बोलते थे? मन्नू। ठीक, तो ये सब चीज़ें इनके चल रही थी। पर इनको साल 1851 में शादी के कुछ सालों बाद इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, बेटा हुआ, उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दामोदर राव जब सिर्फ 4 महीने का था तब उसकी डेथ हो गई। और इस डेथ को इनके जो हस्बैंड हैं जिनका नाम था गंगाधर राव, वो सहन नहीं कर पाए, उनको बहुत तकलीफ़ हुई। वो इसके बाद एक सदमे में चले गए उनके बेटे की जब डेथ हो गई, और बेटा इनके कोई हुआ नहीं। और उसके बाद इतने सदमे में चले गए कि मतलब ठीक ही नहीं हो पाए। इनकी डेथ भी फिर जल्दी ही हो गई थी। तो इन्होंने अपने भाई के बेटे को गोद ले लिया, भाई के बेटे को गोद लिया और उसी को अपना बेटा मान लिया। उसका नाम बाद में आगे चल के दामोदर राव ही रख लिया। पहले तो आनंद राव नाम था उसका, लेकिन बाद में दामोदर राव ही प्यार से उनको बोलने लग गए। अब चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें खराब कैसे होती हैं? अब एक पॉलिसी होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति जो थी वो ये कहती थी, जब गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड डलहौजी, तो उसकी पॉलिसी थी कि ब्रिटिश एम्पायर को उसको फैलाना था। वो राजाओं के साथ साठगांठ करके नहीं रखना चाहता, वो चाहता था कि राजाओं को हटा के और ब्रिटिश हुकूमत डायरेक्टली रूल करे। और उसके लिए वो एक पॉलिसी लेके आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्यों को हड़पने के लिए। और ये हड़प नीति क्या थी? ये कहती थी कि अगर किसी राजा के कोई बेटा नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, ब्लड लाइन से कोई बेटा नहीं है, और मतलब वो अगर किसी गोद लिए हुए बेटे को मतलब किसी बच्चे को गोद लेता है, तो उस बच्चे का जो अधिकार है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो रहेगा राजा की, लेकिन राज्य में नहीं रहेगा। उस राजा का वो वारिस नहीं बन सकता, राज्य का आने वाला राजा नहीं बन सकता गोद लिया हुआ बेटा। तो इस पॉलिसी के तहत ये हो गया कि अगर कोई भी राजा अगर कोई गोद लिए हुए बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है तो ये मान्य नहीं करेगी ब्रिटिश हुकूमत, और उसके लिए क्या हो जाएगा? अब वो राज्य है वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में चला जाएगा। ये चीज़ कही, और ये बहुत बड़ा कारण बनी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल कारण बनी 1857 की क्रांति के लिए भी। तो इस राज्य हड़प नीति का शिकार झांसी भी हुआ। कैसे हुआ? गंगाधर राव जी की जब डेथ हो गई आने वाले समय में, तो ये जो झांसी हुआ, सतारा हुआ, नागपुर हुआ, बहुत सारी जगहों पे ऐसे थे राजा जिनके खुद का बेटा नहीं था और उनको गोद लिए हुए बेटे को राजा बनाना था, लेकिन नहीं बना पाए। ये चीज़ें हुई, और ये था लॉर्ड डलहौजी। ये वो जगह थी जहाँ पे जिन राज्यों को हड़प लिया था राज्य हड़प नीति के दौरान, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के दौरान। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के दौरान झांसी इसका कैसे शिकार हुआ वो आप जानते हैं कि आनंद राव को गोद ले लिया था गंगाधर राव जी ने जब उनके बेटे की डेथ हो गई। इसका नाम आगे चल के दामोदर राव ही रख दिया था महाराजा के डेथ से पहले ही। अब जानते थे महाराजा गंगाधर राव भी जानते थे, लक्ष्मीबाई जी भी जानती थी कि ये जो चीज़ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो लागू हो चुकी है, कल को हमारे बाद जो है हमारा बेटा जो है वही वारिस होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये जो अडॉप्टेशन का जो पूरी की पूरी जो चीज़ थी, पूरा की पूरी जो सेरेमनी थी, वो ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर्स के सामने इसको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करवाया और एक लेटर इशू करवाया कि आने वाले समय में इस बेटे को, आपका जो बेटा है आनंद राव या दामोदर राव, इसको उसी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा जैसा आपका रियल बेटे को दिया जाना चाहिए। रियल बेटा आपका होता तो उसको भी तो हम राजा बनाने का परमिशन देते, तो इसको भी राजा बनाने का परमिशन दिया जाएगा। ब्रिटिशर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया, वादा किया, और आगे चल के ये वादा खिलाफत कर देंगे, देख लीजिए किस तरीके से। तो ये चीज़ इनको कहा गया कि हम आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे और दामोदर राव को पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आने वाले समय में जो चीज़ें करी और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दी, तो उसके बाद लॉर्ड डलहौजी किसी की सुनने वाला व्यक्ति नहीं था।
लॉर्ड डलहौजी ने भारत में काफ़ी डेवलपमेंट वर्क भी किए, उसकी जब मैं बायोग्राफी कवर करूंगा तो आपको बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लेके आए। लेकिन ये जो पॉलिसी थी दूसरे राज्यों को हड़पना, दूसरे राज्यों की सत्ता को किसी भी तरीके से छीन लेना, जैसे कि अवध के राजा को इस आधार पर हटा दिया गया कि वो मिस गवर्नमेंट कर रहा है, वहाँ पे गवर्निंग सिस्टम सही नहीं है, इस ये कह के कहा, इसीलिए हजरत महल ने वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया था 1857 में ही। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी और अडॉप्टेड सन को, वो अडॉप्टेड चाइल्ड को एज ए हेयर नहीं मान रहा था। और इसी के तहत झांसी को भी ये बोला गया कि आप को हम शामिल करेंगे ब्रिटिश हुकूमत में, और जो रानी है और रानी का बेटा है उसको हम पेंशन दे देंगे साल की। तो ये सब चीज़ें कही, लेकिन झांसी जो है, रानी जो है, वो किसी भी हद में इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करनी चाहती थी। कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने और ब्रिटिश रेजिडेंट वगैरह ने भी दरख्वास्त करी थी लॉर्ड डलहौजी से कि ऐसा ना करो, झांसी के जो सिस्टम है उसको छेड़छाड़ मत करो, दामोदर राव को ही राजा बनने दो। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस बात को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये जो सिस्टम है वही चलेगा और अब जो झांसी है उसको ब्रिटिश हुकूमत अपने कंट्रोल में ले लेगी। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसके लिए अर्जी लगाई, लंदन के कोर्ट में अर्जी भी लगाई और कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं देना चाहती और मैं यहाँ की रानी हूँ और मेरा बेटा जो है वो यहाँ का वारिस बनेगा। लेकिन उस बात को भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद रानी ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो, मुझे चाहे युद्ध लड़ना पड़े, चाहे अपने आप का बलिदान क्यों ना देना पड़े। तो ये चीज़ है। और इधर मार्च 1854 में ये कोर्ट की तरफ से आ गया था, ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से ये आ गया था, ऑर्डर आ गया था कि आप अपना राजमहल खाली कर दीजिए और अब झांसी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं चलेगा, झांसी के एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कोई अधिकार नहीं है और रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये पर ईयर एनुअल पेंशन दे दी जाएगी और वो अपने महल में चली जाएं, जो रानी महल है उसमें जाके रहने लग जाएं, ये कह दिया गया। तो ये कहा गया तो रानी अब इस चीज़ से काफ़ी टेंशन में थी और उनको मौका चाहिए था कि किसी भी तरीके से वो अंग्रेज़ों से बदला लें, अपनी आर्मी को कंसोलिडेट करें। उनके पास इतनी आर्मी भी नहीं थी शुरुआती समय में। अब कुछ समय बाद ही एक माहौल ऐसा आ जाता है कि 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है, द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857, जिसको सिपोही म्यूटिनी कह देते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। मैंने बताया था आपको कि क्यों हैं ये नाम, अलग अलग लोग क्यों कहते हैं इसे। तो 10 मई 1857 को ये रिबेलियन शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि इसमें पहले ये आंदोलन जो है वो तात्या टोपे की उससे शुरू हुआ था, 8 तारीख को जब उसको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद जो अलग अलग बटालियन के जो मेरठ में ये आंदोलन ज़्यादा बड़े स्केल पे शुरू हो गया था और उसके बाद जो सिपाही थे, जो भी रिबेलियन सिपाही थे, वो जाके बहादुर शाह जफ़र के पास चले गए थे और उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ रिवोल्ट करना चाहते हैं और आप हमारे नेता हैं। ये सब चीज़ें हुई और ये रिबेलियन की जो चीज़ें हैं वो झांसी भी पहुंची। तो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा था झांसी में उस समय झांसी की महारानी को भी लगा कि वो भी अब रिवोल्ट करने की तैयारी में तो थी। उनको पता था कि उनको अपना झांसी सुरक्षित रखना है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी आर्मी को तैयार करना चाहती हूँ। तो ब्रिटिश ऑफिसर अलेक्जेंडर स्किन ने उनको परमिशन दे दी कि आप अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी आर्मी को एक तरीके से तैयार कर सकते हैं और रिबेलियंस आप हम पे भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हम भी किसी ना किसी तरीके से वो तो हैं ही, ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा तो हो ही गए हैं अब, क्योंकि पिछले 2 साल से तो यही चल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग चुकी है। उसके बाद इन्होंने एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी, जो एक तरीके से रिलीजियस पूरी तरीके से ये जो सेरेमनी करी, हल्दी और कुमकुम का टीका लगाया और पूरी तरीके से अपनी जो झांसी की महारानी है उनके सामने ये एश्योरेंस किया कि अब जो होने वाला है हमें अपनी झांसी को प्रोटेक्ट करना है, इन ब्रिटिशर्स के सहारे नहीं रहना है, ये तो कावर्ड हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी झांसी की रक्षा करेंगे। और इन्होंने क्या कहा, हम लड़ेंगे ताकि हमें आने वाली पीढ़ियां अपनी आज़ादी का उत्सव मना सकें। हम लड़ेंगे तभी तो आज़ाद होंगे और हम आज़ाद होंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपनी आज़ादी का जश्न मना पाएंगी। ऐसी बातें कही थी रानी लक्ष्मीबाई ने। और उसके बाद एक ऐसी घटना होती है, मसाकर इन झांसी। झांसी का मसाकर क्या होता है, इसमें क्या होता है देखिए। ये जो 12th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जब ये रिवोल्ट करते करते इधर आती है, नॉर्थ इंडिया की साइड आती है ऊपर,
तो जून में ये यहाँ पे झांसी पहुँचते हैं और ये यहाँ की ट्रेजर्स को, ये जो पूरी का पूरी जो ट्रेजरी थी इस किले में, इसको लूट मार करने के लिए आते हैं कि यहाँ से अंग्रेज़ों का कुछ सामान होगा, किले का कुछ सामान होगा, उसको हम लूट लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास हथियार बंदूकें भी हो जाएंगी और हमारे पास मतलब एक सामग्री हो जाएगी। रिसोर्सेज के लिए इन्होंने लूटने की कोशिश की थी। उसके दौरान ब्रिटिश सिपाही और उनकी जो फैमिली यहाँ पे थी, लगभग 40 से 60 यूरोपियन ऑफिसर्स थे, उनके परिवार थे, उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, उनको उन्होंने मार दिया। अब ये जो चीज़ है ये हो गया एक ऐसा इवेंट जो ब्रिटिशर्स के एक तरीके से सेंटिमेंट्स की तरफ था, वो इसको इस तरह से यूज़ करना चाहते थे, प्रोपोगेंडा की तरह यूज़ करना चाहते थे। ऐसा ही उन्होंने कानपुर में भी किया था। कानपुर में जो एक मसाकर हुआ था जिसमें कानपुर की सेना ने, नाना साहब की सेना ने ब्रिटिश सोल्जर्स को हरा दिया था। उसके बाद नाना साहब ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आप इन सैनिक जो भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स हैं इनको मार दो, लेकिन रिबेलियंस ने उन सैनिकों को मार दिया था, सैनिकों ने मार दिया था, वो मसाकर हुआ था। तो वो चीज़ें भी हुई, यहाँ पे ये हो गया। ब्रिटिशर्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। रानी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ये डिबेट वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, रानी ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। ये जो रिबेलियंस आए थे इन्होंने ही इनके ऊपर अटैक किया। और उसके बाद एक्चुअल में कहा जाए तो नहीं था, अभी भी रानी क्या है अपने अधिकारों के लिए केस लड़ रही थी, लंदन के कोर्ट में केस लड़ रही थी। वो चाहती थी कि उनको उनका झांसी एक तरह से कानून के रास्ते मिल जाए। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा इवेंट होता है। ओरछा और दाटिया जो दो सपोर्टर थे ब्रिटिशर्स के, ये पड़ोसी हुआ करते थे झांसी के, इन्होंने झांसी के ऊपर अटैक कर दिया। और झांसी पे अटैक करने का इनका यही मुद्दा था कि हम झांसी को डिवाइड कर लेंगे, इनको अटैक कर देते हैं, झांसी अभी वीक है, ठीक है। तो इस टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स को खत लिखा, लेटर लिखा और कहा कि आप हमारी मदद कीजिए क्योंकि ये लोग हम पे अटैक कर रहे हैं, हमने इनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया है, और आप क्योंकि आप ये दावा करते हैं कि झांसी आपका है तो आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने और लॉर्ड डलहौजी ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया महारानी लक्ष्मीबाई के इस लेटर का। और क्यों नहीं दिया, उनको लगता था कि ये जो पहले मसाकर हुआ है झांसी के अंदर, इसमें रानी का इन्वॉल्वमेंट है, रानी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। लेकिन रानी ने ऐसा नहीं कि ओरछा और दाटिया के सामने हार मान ली, इनके सामने मुकाबला किया, तोप गोले लगाए, महिलाओं तक को सेना में यहाँ पे शामिल किया, और इनके लोगों ने, और जो रिबेलियंस थे, जो आर्मी के म्यूटिनर्स थे, उन्होंने भी मदद करी यहाँ पे, और उन्होंने इन लोगों को हरा दिया। जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे उनको तो वो हराएंगे ना, तो पूरी तरीके से इनको हरा दिया गया। इवन देखिए एक चीज़ कही जाती है कि इस मसाकर में जो भी चीज़ें हुई उसमें महारानी लक्ष्मीबाई को भी नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ, इनके खजाने को लूट लिया गया। और रानी लक्ष्मीबाई को भी उन जो बटालियंस थे इन्होंने धमकी दी कि आप यहाँ पे बीच में मत आइए, हमें लूटना है, इस चीज़ को हमें ज़रूरत है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। तो इस चीज़ में ये जो मसाकर हुआ, इसके अंदर मसाकरे में रानी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसा शायद ही हुआ होगा। तो ये चीज़ें हुई। ये झांसी के ऊपर जब अटैक किया तो इससे अब रानी और ज़्यादा नाराज़ हो गई, और उन्होंने कहा कि अब हमें झांसी को अपने कंट्रोल में लेना है और ब्रिटिश ऑफिसर्स को यहाँ से भगाना है। उसके बाद रोल आता है सर ह्यू रोस का। ह्यू रोस वो व्यक्ति था जिसने महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी के किले में हराया। ये बहुत ही योग्य सिपाही था, बहुत ही अच्छा कमांडर था, और इसके पास बेसिकली अच्छे खासे सैनिक थे, अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, बंदूक हथियार अच्छे थे, गोले अच्छे थे। रानी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, अभी तात्या टोपे और नाना साहब की आर्मी भी यहाँ पे नहीं आई थी, अभी सिर्फ रानी की खुद की आर्मी थी। तो 23 मार्च 1858 को ह्यू रोस ने ये रानी को आदेश दिया कि आप अपनी सिटी को पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर नहीं करोगे तो ये सिटी को हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप सभी को मार देंगे। लेकिन रानी ने पूरी तरीके से मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और मैं अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ूंगी, अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगी, और तुम्हें कहीं भी ये चीज़ नहीं लगने दूंगी कि मैं तुम्हें आसानी से झांसी दे देने वाली हूँ। उसके बाद इन्होंने अपनी आखिरी शब्द कही लॉर्ड कृष्णा से, इन्होंने कहा कि वी विल विन, we will, if we are victorious, enjoy the fruit of victory. If defeated, killed on the field of battle, we shall surely earn eternal glory and salvation. देखिए, या तो हम युद्ध के मैदान में जीत हासिल करेंगे और अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, और अगर हम जीते नहीं और बैटल फील्ड में लड़ते लड़ते हार गए और मारे गए, तो हमारी जो बलिदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, और हमें ग्लोरी मिलेगी और सेलिब्रेशन मिलेगा, हमें मोक्ष भी मिलेगा। तो ये चीज़ इन्होंने कही और अपने लोगों को मोटिवेट किया कि हमें झांसी के लिए लड़ना है।
उसके बाद 24 मार्च को, देखिए 23 मार्च के दिन, अगले दिन ही ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश फोर्सेस ने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया झांसी के ऊपर। और झांसी के अंदर ये सब लड़े, बहुत ही बहादुरी से लड़े। झांसी की जो सेना है बहुत छोटी सी सेना थी उस समय, तो उन्होंने लड़े लेकिन वो जीत नहीं पाए। झांसी ने अपील भी भेजी, तात्या टोपे और जो नाना साहब हैं उनको लेटर लिखा कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें ब्रिटिशर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। तात्या टोपे ने अपनी 20,000 की सेना को लेकर वो निकल पड़े वो कानपुर से इनके ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन वो जब तक पहुंचते, जब से पहले झांसी को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि बहुत ही बड़ी आर्मी थी ब्रिटिशर्स की। और यहाँ से लक्ष्मीबाई अपने बेटे को लेकर अपने घोड़े बादल पे बैठ के यहाँ से निकल पड़ी और वो बच गए। हालांकि बादल तो इस दौरान मारा गया, घायल हो गया था। अब आगे चल के बैटल ऑफ झांसी में क्या होता है, देखिए इसके अंदर हम झांसी की महारानी जी को याद कर रहे हैं, तो और लोगों का भी हमें जिक्र करना चाहिए जिसमें जिन्होंने इनका साथ दिया वो बहादुर लोग कौन थे। खुदा बख्श थे, बशरत अली थे, ये कमांडेंट थे। और गुलाम गोश खान थे, दोस्त खान थे, लाला बाहू बख्शी थे, मोतीबाई थे, सुंदर मुंदर थे, काशीबाई थी, दीवान रघुनाथ सिंह थे, दीवान जवाहर सिंह थे। ये सभी लोग जो थे रानी के साथ लड़ते हुए इन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने थ्रू आउट द रिवोल्ट और थ्रू आउट द रिबेलियन इन्होंने रानी का साथ दिया। तो उसके बाद ये कापली के लिए निकल गई, क्योंकि रानी ने झांसी का जो किला है उसके ऊपर तो सर ह्यूज ने कंट्रोल कर लिया था, और ह्यूज रोस ने। और उसके बाद ये यहाँ से चली गई और 22 मई को 1858 में कापली पे भी ब्रिटिश हुकूमत ने अटैक कर दिया और यहाँ पे लक्ष्मीबाई जी को फिर से हरा दिया गया। सेना छोटी थी। अब तात्या टोपे भी इनके साथ इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन तात्या टोपे की सेना और लक्ष्मीबाई की सेना दोनों को ही यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस ने हरा दिया। हालांकि रानी अभी भी लड़ रही थी और बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन बहुत बड़ी सेना थी तो उनको यहाँ से निकलना पड़ रहा था। अब रानी और तात्या टोपे ने मिलकर प्लान बनाया कि अब हमारे पास यही रास्ता बचा है कि हमें ग्वालियर के किले को फतेह करना पड़ेगा। अब ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया। सिंधिया किसके सपोर्टर थे? ब्रिटिशर्स के। जब से दूसरा और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ है तब से सिंधिया जो हैं, देखिए पहले सिंधिया, मराठे, भोसले, गायकवाड़ ये सब लोग एकजुट हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। लेकिन बाद में जो सिंधिया हैं वो ब्रिटिशर्स के पक्षधर हो गए थे, रानी के खिलाफ हो गए थे और रानी के समर्थन में नहीं दे रहे थे। इस पूरे 1857 के रिवोल्ट में सिंधिया जो है ब्रिटिशर्स के पक्ष में थे। इन्होंने इसीलिए ग्वालियर के किले को फतेह करने की बात सोची, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने। ग्वालियर का बहुत ही बड़ा किला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको भेद दिया और यहाँ पे राजा को, ग्वालियर के किंग को, सिंधिया को यहाँ पे हरा दिया और ग्वालियर किले को अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहाँ पे जाने के बाद इन्होंने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और राव साहिब को वहाँ पे गवर्नर घोषित कर दिया। तो पेशवा फिर से यहाँ पे घोषित कर दिया। वैसे 1818 में पेशवा का पद खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन रानी ने, तात्या टोपे ने और इन्होंने मिलके फिर से पेशवा के पद को यहाँ पे रिस्टोर किया और यहाँ पे ही पेशवा बना दिया गया, ग्वालियर में ही। फिर लक्ष्मीबाई जो हैं, फिर से आप जानते हैं कि किले को फिर से घेर लिया गया ब्रिटिश हुकूमत से, फिर से ग्वालियर के किले को अटैक किया और 16 जून 1858 को एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे बैटलफील्ड में युद्ध हुआ, एक बैटल हुआ जिसमें 17 जून को रानी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई, बहुत ज़्यादा वो घायल हो गई युद्ध के मैदान में। उसमें सारी की सारी सेना, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, वो सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। सब लोग अपने बहादुरी से अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, आर्मी बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, तो उसका सामना ये नहीं कर पाई। और 17 जून को रानी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ से निकली और उनका जो बेटा है वो उनके पीठ पे ही था, पीठ पे लेके वो लड़ रही थी। 5000 सैनिक यहाँ पे मारे गए। फूलबाग जो है ग्वालियर में, उसके पास एक जगह है कोटाई सेराई, यहाँ पे इनकी जो है लक्ष्मीबाई जी की जो है यहाँ पे बैटल हुआ, लड़ाई हुई, वहाँ पे डेथ हुई। अब डेथ के दो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लक्ष्मीबाई जब यहाँ से निकल रही थी, बहुत ज़्यादा वाउंडेड थी, खून ब्लीडिंग हो रही थी, तो उस समय एक सोल्जर ने उनके ऊपर फायर किया, शॉट किया, उनको गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई। और एक दूसरा वर्जन ये है, इसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ज़्यादा लोग ये बात मानते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मीबाई जो है यहाँ से निकलने में सक्षम रही, सफल रही और वो बहुत ज़्यादा घायल थी। घायल होते टाइम उन्होंने
अपने बेटे को एक व्यक्ति को दिया, जो मतलब उनके जो खास व्यक्ति थे उनको दिया, और कहा कि इनका ध्यान रखना दामोदर राव का। और उसके बाद उन्होंने कहा, हर्मिट को ये कहा कि जब तक कोई भी ब्रिटिश सोल्जर के हाथ मेरी बॉडी नहीं आनी चाहिए, उससे पहले जब तक ब्रिटिशर्स मेरी डेड बॉडी को तलाशें, उससे पहले आप मुझे बर्न कर दीजिए, मुझे मेरे अंतिम संस्कार का काम कंप्लीट कर देना। तो 18 जून 1858 को लक्ष्मीबाई जी की डेथ हो गई, और ये उनके जीवन का अंत था, एक वीरांगना के जीवन का अंत था, जिन्होंने अपने बलिदान अपनी आज़ादी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए दे दिया। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान से बहुत लोगों ने प्रेरणा ली, और आने वाले समय में देश की आज़ादी तक इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, अभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तो ये चीज़ है। आने वाले वीडियो में मैं तात्या टोपे की भी बायोग्राफी कवर करेंगे, और बाकी जो 1857 के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनकी बायोग्राफी को भी कवर करूंगा। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।